नाउ आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग जो स्टार्ट करेंगे आज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं मैक्रो, एक होते हैं मैक्रो। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टार्ट करेंगे। एमए जो 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यदि आप यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से बहुत जितने भी सारे चैप्टर्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। दो बुक आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक इंडियन इको और एक मैक्रो इकोनॉमिक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्रो में मनी से। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मनी से। ठीक, तो मनी एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे आप बोर्ड के बारे में बात करें 12th बोर्ड्स या बीपीएससी या यूपीएससी में, दोनों में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे यहाँ पर, जो एनसीईआरटी के लेवल से थोड़ा ऊपर भी हट के समझेंगे कुछ कुछ और बातों को। नाउ पहले हम लोग यहाँ पे क्या क्या बात करेंगे, टॉपिक्स। ठीक है, टॉपिक्स। सबसे जो पहला टॉपिक बात करेंगे वो बात करेंगे कि डिफिनेशन, पहले बार्टर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। बार्टर सिस्टम के बारे में, बार्टर सिस्टम एंड इट्स लिमिटेशंस, सेकेंड जो बारे में बात करेंगे वह है डेफिनेशन ऑफ मनी। थर्ड जो बच्चों टॉपिक हम लोग जो आज बात करेंगे वो है फंक्शंस ऑफ मनी, फॉर्म्स ऑफ मनी। फंक्शन के पहले फॉर्म्स ऑफ मनी। फोर्थ जो बात करेंगे वो बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मनी। फिफ्थ जो बच्चों हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे मनी सप्लाई। वो क्या बात करेंगे, मनी सप्लाई। ठीक तो यहां पर आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ मनी बात करेंगे, और अगले वीडियो में जब भी हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो तो उसमें हम लोग आपको बैंकिंग से रूबरू कराएंगे कि बैंकिंग क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये सब, आपको समझ में आया है कि मनी क्या है, मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो भी सारा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज सब भी बात करेंगे यहाँ पर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टॉपिक 1 से। ठीक, तो यहाँ पे एक दो बात को समझिए कि सबसे पहले कि मनी के आने के पहले जो सिस्टम था उसको हम लोग कहते थे बार्टर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम का मतलब क्या था, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी, C2C इकोनॉमी, जहां पर गुड्स के बदले गुड्स दिया जाता था। तो वहां पर क्या होता था, वहां पर यह होता था कि मेरे को यदि राइस चाहिए और यदि पर्सन बी को व्हीट चाहिए, ठीक है समझिएगा, यहाँ पर यदि हमको ए को राइस चाहिए, ठीक है, और मेरे पास व्हीट है, ठीक है, मेरे पास व्हीट है, मेरे पास राइस नहीं है, और अगले के पास क्या है, राइस है, व्हीट नहीं है, तो दोनों क्या करेगा, यहाँ पर दोनों यहाँ पर एक्सचेंज कर लेगा। यहाँ पे ये राइस इसको दे देगा और ये व्हीट इसको दे देगा कुछ अमाउंट पे खाने पीने के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यहाँ पर दोनों के वांट्स का जो है कोइंसिडेंस होना। कोइंसिडेंस का मतलब क्या, जो चीज परिस्थिति जो है वो 2 बार होना। ठीक है, वो कोइंसिडेंस, डबल 2 बार। ठीक है, मतलब कोई इंसिडेंस जो है 2 बार होना। और क्या चीज का इंसिडेंस, जो वो चाह रहा है, जो मांग रहा है। ठीक, तो यहां पर कहने का सेंस क्या है कि व्हेन बोथ द पार्टीज एग्रीज टू ईच अदर, जब बोथ पार्टी एग्री करेगा, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर थिंग को लेन देन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जो कि यहां पर एक प्रॉब्लम था। तो बार्टर सिस्टम में यदि हम देखें, तो यदि हम पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं बार्टर सिस्टम से, तो इसको आप लोग डिफिनेशन क्या लिखेगा, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड, लिखते जाइएगा साथ ही साथ, क्योंकि यहां पर क्या है, आपको माइक्रो के अलावा मैक्रो में भी बहुत सारा चीज को लिखना पड़ता है, और यहां पे कंसेप्चुअल सी ज्यादा है। ठीक है, यहां पे आपको पहले समझिए और फिर उसके बाद उसको याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ा कंसेप्चुअल चीज ज्यादा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी, या इसको शॉर्ट में लिखिए तो C2C इकोनॉमी। ठीक है, C2C इकोनॉमी। ठीक, बार्टर सिस्टम में क्या करते हैं, हियर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द exchange of goods and services for the exchange of same
फॉर द एक्सचेंज ऑफ सेम, मतलब क्या, यहाँ पर उसी चीज़ का हम लोग सेम एक्सचेंज कर दिए, ठीक है, मतलब ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर दी अनदर गुड्स एंड फॉर दी अदर गुड्स फॉर दी अदर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेम का मतलब क्या हो, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इट इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द अदर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, मतलब गुड्स एंड सर्विस ही था ना, यहाँ पे गुड्स ही था, उसको हम लोग एक्सचेंज कर दिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम। अब क्या समस्या थी, क्या समस्या थी, लिमिटेशंस क्या थे बार्टर सिस्टम के? व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम? व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम? क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लीजिए, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में लिमिटेशन क्या था? लिमिटेशन का मतलब प्रॉब्लम्स क्या था? आपको यदि बच्चों लिमिटेशन की जगह प्रॉब्लम आ जाए तो मतलब समझिएगा सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब समझिएगा सेम ही क्वेश्चन है। जो सबसे पहला लिमिटेशन बच्चों क्या होगा, तो यही जो ही बताए, हमेशा ये पॉसिबल खोजना बहुत मतलब डिफिकल्ट टास्क है ना, कि जो आदमी को राइस चाहिए और जो आदमी को व्हीट चाहिए, ऐसे आदमी को खोजो, ऐसा कॉम्बिनेशन को खोजो। तो यह कॉम्बिनेशन को खोजना बहुत पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। अब पूरा बौखना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा तब ना मिलेगा वैसा कॉम्बिनेशन। तो लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स, पहला, ठीक। सेकंड, बार्टर सिस्टम का सेकंड प्रॉब्लम क्या था? लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए किसी पर्सन को, जैसे यहां पर क्या किया गया था बार्टर सिस्टम में, कि मान लीजिए मेजरमेंट फिक्स किया गया कि एक घोड़ा 1 हॉर्स इज इक्वल टू 1 हॉर्स इज इक्वल टू 500 kg ऑफ राइस, 500 kg ऑफ राइस। अब मान लीजिए कि जिसको एक हॉर्स बराबर 500 किलो राइस है, अब मान लीजिए जिसको 250 किलो राइस चाहिए, जिसको 250 किलो राइस चाहिए, क्या उसको आधा घोड़ा देगा, हाफ घोड़ा देगा? हाफ हॉर्स तो नहीं हो सकता है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो यह भी प्रॉब्लम था, ठीक है, ठीक है। इन बार्टर सिस्टम देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। सेकंड, थर्ड, लैक ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब यहां पर क्या था कि अब किसके बदला क्या देंगे? जैसे यहां पर अब मान लीजिए कि अभी क्या है कि कोई भी सामान को खरीदते हैं, उसके बदला हम एक ही चीज देते हैं, जो कि क्या है? पैसा, मनी, ठीक है। लेकिन पहले क्या था कि बहुत सारा कॉम्बिनेशन को आपको याद करना पड़ता था कि यहाँ एक घोड़ा बराबर 500 किलो राइस, एक 1 कॉ इज इक्वल टू इतना किलो, ये तो ये रिमेम्बरेंस वाला जो चक्कर था कि आपको कॉम्बिनेशन को याद करना पड़ेगा, वो भी एक समस्या था, ठीक है। तो मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मेजरमेंट ही प्रॉब्लम था, बात समझ में आया? लैक ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, इसका मतलब क्या कि मेजर करने में भी समस्या आ रहा था, ठीक है। ये डिटेल में समझिए, क्योंकि ये सब चीज़ आपको डायरेक्टली लिख के बोल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मेजर करने में प्रॉब्लम आ रहा था। अब मेजर करने में कैसे प्रॉब्लम आएगा? बिकॉज देयर इज नो कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, नो कॉमन, बिकॉज ऑफ, लिख लीजिए, बिकॉज ऑफ नो कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, नो कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। किसको एक कॉमन यूनिट था ही नहीं मेजर करने का, ठीक है। लॉट्स ऑफ, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन था, लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यह बिकम अ हर्डल, यह एक हर्डल बन गया, बिकम अ हर्डल, ठीक है, एक समस्या बन गया, ठीक है। फॉर रिमेम्बरेंस, याद करने में बच्चों क्या बन गया? यह एक समस्या बन गया, ठीक है। उसके बाद चौथा जो लिखिएगा, क्या प्रॉब्लम था? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब कि आप यदि हर हमेशा बोलिएगा कि बार्टर सिस्टम में हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं, तो यहां पर जो भी हम स्टोर किए सामान, उसका वैल्यू भी कम हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हम यहां पर आपको हम यदि रखने के लिए दिए हैं, ठीक है, तो अनाज ही रखने के लिए दिए, मान लीजिए हम ओनियन को रखने के लिए दिए आपको, ठीक है,
या आपके पास पोटैटो को रखने के लिए दिए, ठीक है। तो यह यदि हम अभी रखने के लिए दिए, आज के डेट में मान लीजिए रखने के लिए दिए हैं, ठीक है, तो आज के डेट में मान लीजिए 1 तारीख को रखने के लिए दिए हैं, और यदि अगला हम 5 महीने के बाद यदि हम 1 तारीख को देखें तो इसका जो वैल्यू होगा वो तो कम हो जाएगा, क्योंकि दीज आर पेरिसेबल गुड्स, ठीक है, दीज आर पेरिसेबल गुड्स, ठीक। तो स्टोर ऑफ वैल्यू में भी यहां पे समस्या आ रही थी कि कैसे उसको रखें, ठीक है। उसके बाद अगला जो है उसको बोलते हैं लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट। लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है क्या कि फ्यूचर पेमेंट भी हम यहाँ पे नहीं कर सकते, किसी तरह का लोन नहीं ले सकते हैं, लिख लीजिएगा। डेफर्ड पेमेंट मींस फ्यूचर पेमेंट। इन द बार्टर सिस्टम वी कैन नॉट मेक अ फ्यूचर पेमेंट, ठीक है। उसके बाद लिख लीजिएगा उसमें क्या इन द बार्टर सिस्टम वी आर नॉट एबल टू टेक द लोन फ्रॉम द बैंक बिकॉज देयर इज नो मनी, ठीक है, उसमें मनी ही था ना। तो ये सारा समस्या था बार्टर सिस्टम में, और ये सारा समस्या को खत्म किसने किया? ये सारा समस्या को खत्म किया मॉनेटरी सिस्टम ने, ठीक है, मॉनेटरी इकोनॉमी ने, जिसको हम लोग कहते हैं मनी इकोनॉमी, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं मनी इकोनॉमी। ये सारा बात आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक। उसके बाद हम लोग पहले आप लोग इसको पूरा अच्छी तरीके से लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज़? मनी से। मनी क्या होता है, मनी का फॉर्म्स क्या है, मनी का फंक्शन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ लिख लिए। अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे मनी, सेकेंड टॉपिक। ये था बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम। नाउ मनी कहते किसको हैं? तो कुछ अलग अलग प्रोफेसर का यहाँ पे डेफिनेशन पहले समझ लीजिए, किसको क्या मनी का क्या, किसको कौन से प्रोफेसर का क्या कहना था, ठीक है। नाउ डेफिनेशन ऑफ मनी। एक प्रोफेसर थे बच्चों जिसका नाम था प्रोफेसर वाकर। उसका नाम क्या था? प्रोफेसर वाकर। प्रोफेसर वाकर क्या कहे? प्रोफेसर वाकर सेड दैट कि मनी क्या है? मनी इज व्हाट मनी डज। मनी इज व्हाट मनी डज। मनी क्या है बच्चों? मनी वही है जो मनी करता है। इसका मतलब क्या कि मनी वही चीज है जो उसका फंक्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट। मनी क्या है? मनी वही चीज है जो मनी का फंक्शन है। दैट इज द फंक्शनल डिफिनेशन ऑफ मनी। याद रखिएगा, दैट इज द फंक्शनल डिफिनेशन ऑफ मनी। फंक्शनल डिफिनेशन ऑफ मनी, ठीक है। सेकेंड जो प्रोफेसर थे बच्चों, उसका नाम था प्रोफेसर सेलिंगमैन। प्रोफेसर सेलिंगमैन। प्रोफेसर सेलिंगमैन ने क्या कहा? एनीथिंग दैट पासिस, एनीथिंग दैट हैज जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, एनीथिंग दैट हैज जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, एनीथिंग दैट हैड जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ? जो चीज जनरली एक्सेप्टेबल हो लोगों के बीच में, उसको मनी कहा सेलिंगमैन। लेकिन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है बच्चों, वो है प्रोफेसर क्रॉदर का। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट जो डिफिनेशन है वो किनका है? प्रोफेसर क्रॉदर का। प्रोफेसर क्रॉदर क्या कहते हैं बच्चों? यहां पर प्रोफेसर क्रॉदर कहते हैं, इसमें लिख लीजिए इसको, एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल, एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लिखते चलिए, एनीथिंग दैट इज जनरली acceptable, that is generally acceptable as a medium of exchange। पहला बात, as a medium of exchange, comma, and at the same time act as a measure, and at the same time act as a measure and store of value,
अब यहाँ पर क्या है, इसी से सब समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यह भी जो प्रोफेसर क्रॉदर थे यह भी लमसम वही बात बोले जो प्रोफेसर वाकर बोला, क्योंकि प्रोफेसर वाकर यही कह दिया कि मनी क्या है, जो मनी करता है। इट मीन्स व्हाट इज मनी, मनी इज द फंक्शन, व्हाट इज मनी, मनी इज द फंक्शन ऑफ मनी, है ना। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट करना है। एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल, पहला बात कि यह मनी क्या है, जो सबसे पहले एक्सेप्टेबल है लोगों के बीच में, पहला बात, ठीक है, इन फर्स्ट नंबर। सेकेंड, इट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए। उसके बाद इट इज ए मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू। थर्ड, कि मनी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, और उसके बाद मनी को हम लोग वेल्थ के तरह स्टोर भी कर सकते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। तो इससे क्या समझ में आया कि देयर आर द फोर फंक्शंस ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर क्रॉदर्स डेफिनेशन। ओके, तो यहाँ पे ये अलग से लिख लीजिएगा, देयर आर द फोर फंक्शंस ऑफ मनी, फोर फंक्शंस ऑफ मनी। ये फंक्शन अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग इसी में डेफिनेशंस में ही है। देयर आर फोर फंक्शंस ऑफ मनी। तो कौन कौन हो गया बच्चों, कौन कौन हो गया? पहला जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। सेकेंड, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। थर्ड, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। और फोर्थ, मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू। अब यहां पर कॉमन मेजरमेंट कौन हो गया? ठीक है, मनी। ठीक है, तो ये सारा आपका बात था क्या, डेफिनेशंस ऑफ मनी। अब देखिए, अब यहां पर हम लोग बात करेंगे बच्चों क्या, फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में। क्या बात करेंगे? फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में, जो उतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहां पर इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि आपको जानना चाहिए कितने तरह के यहां पे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम लोग अब बात करेंगे। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक ना। अब जो हम लोग बात करेंगे बच्चों वो क्या है, फॉर्म्स ऑफ मनी के ऊपर। टॉपिक नंबर 2 भी हो गया। टॉपिक नंबर 3 क्या है बच्चों? फॉर्म्स ऑफ मनी। नाउ थर्ड है टॉपिक पहले हम लोग बच्चों नाम लिख लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहला जो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, वो बात करेंगे किसका? फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी। सेकंड, टोकन मनी, टोकन मनी। थर्ड, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी। उसके बाद फोर्थ, कॉन्वर्टेबल मनी, कॉन्वर्टेबल मनी। फिफ्थ, इनकन्वर्टेबल मनी, इनकन्वर्टेबल मनी, ठीक है। सेवंथ लिखिएगा, लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर में दो आते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर, ठीक है। उसके बाद फिड्यूसरी मनी, फिड्यूसरी मनी, ठीक है। उसके बाद फिड्यूसरी मनी के बाद फिएट मनी भी बोल सकते हैं, सेम ही है, लमसम लीगल टेंडर के बराबर ये फिएट मनी। उसके बाद यदि आपको ये सब टर्म दिख जाए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मैक्रो में टर्मिनोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इस वजह से हम बता रहे हैं। उसके बाद प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक मनी हो गया आपका। उसके बाद नियर मनी,
आई जे नियर मनी, और अगला है जे के, अगला होगा आपका वेरी इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी मनी, जिसको बोलते हैं हम लोग डिपॉजिट मनी, ठीक है, डिपॉजिट मनी, डिपॉजिट मनी, डिपॉजिट मनी। अब वन बाय वन बच्चों हम लोग समझते हैं किसको क्या बोलते हैं। देखिए, जब भी हम लोग बात करेंगे फुल बॉडीड मनी का, फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या होता है? फुल बॉडीड मनी का मतलब होता है कि जितना उसमें लिखा हुआ है दाम, मतलब जैसे मान लीजिए ये सिक्का पर ₹5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या कि ये तो 5 रुपया तो सब एक्सेप्ट करेगा ही, उसके बाद इसको जो बनने में जो पैसा लगा है वो भी 5 रुपया ही है। इसका मतलब क्या? इट्स फेस वैल्यू इज इक्वल टू द इंट्रिंसिक वैल्यू, इट्स फेस वैल्यू इज इक्वल टू द इंट्रिंसिक वैल्यू, है ना। उसका जो फेस वैल्यू बच्चों वो किसके बराबर है? उसका जो फेस वैल्यू किसके बराबर है? उसका इंट्रिंसिक वैल्यू जो उसमें लगा है दाम। उसके बाद टोकन मनी, टोकन मनी का मतलब क्या होता है? इसका फेस वैल्यू जो है वह ज़्यादा है इंट्रिंसिक वैल्यू से, फेस वैल्यू जो है वह ज़्यादा है इंट्रिंसिक वैल्यू से। बात समझ में आया? मतलब क्या कि यहाँ पर 5 है तो 5 रुपये लगा भी है बनने में। यहाँ पे यदि लिखा हुआ है बच्चों ₹5, तो इसको मान लीजिए लगाओ कितना बनने में, 1 रुपया लगाओ या 2 रुपया लगाओ, जो भी लगाओ, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? टोकन मनी। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या हुआ? रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी का मतलब हुआ कि यह मनी तब इशू किया जाता है अथॉरिटी के द्वारा, सुनिएगा, यह मनी तब इशू किया जाता है अथॉरिटी के द्वारा अगेंस्ट द बुलियन, याद रखिएगा, अगेंस्ट द बुलियन। बुलियन का मतलब क्या होता है? जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों? कहने का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट, मान लीजिए सपोज एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे आरबीआई जैसे 500 रुपया का नोट, आरबीआई जो है 500 रुपया का नोट तभी प्रिंट करेगी, ये 500 रुपया का नोट जो है आरबीआई तभी प्रिंट करेगी जब वह 500 रुपया का बुलियन रखेगी, ठीक है। जब उसके पास 500 रुपया का बुलियन होगा, ठीक है, या गोल्ड होगा या सिल्वर होगा, तभी प्रिंट करेगी, ठीक है। इसमें लिख लीजिए, इट इज ए टाइप ऑफ टोकन मनी, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं इस वजह से नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पे लिख लीजिए, इट इज ए टाइप ऑफ टोकन मनी विच इज इशूड अगेंस्ट द बैकिंग ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ बुलियन, विच इज इशूड अगेंस्ट द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ बुलियन। बुलियन के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा गोल्ड एंड सिल्वर, विथ द इशूइंग अथॉरिटी, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फुल बॉडीड मनी। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, आरबीआई कैन नॉट प्रिंट मनी ऑफ ₹500 विदाउट हैविंग अ गोल्ड ऑफ ₹500, ठीक है। आरबीआई कभी भी प्रिंट नहीं कर सकता है 500 रुपये का नोट जब तक कि 500 का बुलियन नहीं होगा। दिमाग में अभी ये सेट कर लीजिए क्या मतलब हुआ। कन्वर्टेबल मनी का मतलब हुआ ऐसा मनी जिसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें? कन्वर्ट कर सकते हैं बुलियन में, जिसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बुलियन में। देखिए, यह दोनों जो है, यह तीनों जो है, आपको अच्छा से बताया नहीं जाता। आप कहीं भी पढ़िएगा ऐसे ही यूट्यूब सब पर, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जो आपको ऐसे नहीं दिखेगा, बिना डेप्थ स्टडी का नहीं समझ में आएगा। बता तो देगा जिसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्या नहीं कन्वर्ट कर सकते, कैसे नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो कन्वर्टेबल मनी का मतलब क्या हुआ कि इसमें लिखेगा, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ बुलियन, बुलियन के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा गोल्ड एंड सिल्वर, ब्रैकेट क्लोज, विद द इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद इनकन्वर्टेबल मनी मतलब क्या? पहले क्या था कि हम लोग कन्वर्ट कर सकते थे आरबीआई के साथ गोल्ड में, लेकिन अब जो है बच्चों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से हम लोग कन्वर्ट नहीं करते। मतलब सेंट्रल बैंक इज नॉट ओब्लाइज्ड, इसमें लिखिएगा सेंट्रल बैंक इज नॉट ओब्लाइज्ड टू कन्वर्ट इनटू बुलियन। सेंट्रल बैंक इज नॉट ओब्लाइज्ड टू कन्वर्ट इट इनटू बुलियन, टू कन्वर्ट इट का मतलब मनी इनटू बुलियन, ठीक है। इसको बोलते हैं इनकन्वर्टेबल मनी। नाउ
वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इनकन्वर्टेबल मनी का सिस्टम जो है, कन्वर्टेबल मनी का सिस्टम जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से बंद ही हो गया था, ठीक है। नाउ हम लोग अब आ जाते हैं यहाँ पे बच्चों किस पे, लीगल टेंडर मनी। अब लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या हुआ, ऐसा मनी जो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का जो इशूइंग अथॉरिटी है मतलब आरबीआई जो है, उसका लीगल टेंडर होना चाहिए। मतलब क्या, उसके ऑर्डर पे वह नोट छपेगा, ठीक है, उसके ऑर्डर पर वह नोट छपना चाहिए, ठीक है। लिख लीजिए इसमें लीगल टेंडर में, इट इज द लीगल कंपल्सन टू एक्सेप्ट दिस मनी, इट इज द लीगल कंपल्सन, इट इज द लीगल कंपल्सन टू एक्सेप्ट दिस मनी, ठीक है, इन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ठीक है, क्योंकि यह इशूड किया गया अथॉरिटी के द्वारा, ऐसा बात। अब यहाँ पे लिमिटेड लीगल टेंडर, अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब क्या है। लिमिटेड का मतलब है क्या कि यहाँ पर गवर्नमेंट एक लिमिट लगा देती है कि यदि कोई आदमी आपके पास आए और बोले क्या कि 50 पैसा का मेरे पास सिक्का है, ठीक है, 50 पैसा का मेरे पास सिक्का है, तो वह कहाँ तक तुम दे सकते हो, वह मात्र और मात्र अप टू ₹10 रुपया तक हम पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर। लेकिन यदि आपसे यदि सिक्का का डेनोमिनेशन या पैसा का डेनोमिनेशन 1 रुपया है, ठीक है, और 2 रुपया है या 5 रुपया है, ठीक है, इसमें आप 1 भी रुपया ऐसा नहीं है जो आप नहीं मना कर सकते लेने से। तो यहाँ पे आप विदाउट एनी लिमिट नॉट अ सिंगल पर्सन विल रिजेक्ट यू, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या, अनलिमिटेड पेमेंट कैन बी मेड, अनलिमिटेड पेमेंट कैन बी मेड। और लिमिटेड में क्या है बच्चों, यहाँ पे लिमिट लगा हुआ है, इट इज कंपल्सरी टू एक्सेप्ट अप टू अ सर्टेन लिमिट। लिमिटेड में क्या है, it is legal compulsory to accept up to certain limit, यहां पर एक लिमिट लगा दिया गया है। क्या लिमिट है, जैसे एग्जांपल बताए, जो हम बता रहे एग्जांपल, ये एग्जांपल सही है, ठीक है, ये एग्जांपल सही है कि 50 पैसा का जो सिक्का है आप 10 रुपया तक पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कोई भी आपको मना नहीं कर सकता है, ठीक है, अनलिमिटेड पेमेंट कर सकते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब यहाँ पे फिड्यूशियरी मनी, फिड्यूशियरी स्पेलिंग देखिएगा, FIDU है, ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, FIDUCIARY, फिड्यूशियरी मनी का मतलब क्या होता है, ऐसा मनी जो कि पर्सनल ट्रस्ट पर चलता है, ठीक है, ऐसा मनी जो कि बेस्ड ऑन पर्सनल ट्रस्ट। अब यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि आप जो है यहाँ पर किसी को चेक दिए, ठीक है, तो चेक ओरिजिनल में तो प्योर मनी थोड़ी ना है, ठीक है, ओरिजिनल में तो प्योर मनी ना है, लेकिन यहाँ पे दो आदमी के बीच ट्रस्ट है कि हाँ हम चेक से पैसा आराम से विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वो एक ट्रस्ट है, ठीक है, दोनों के बीच ट्रस्ट था, तो इस वजह से वो एक्सेप्ट कर लिया एज ए मनी, लेकिन हो सकता था कि उसके बदला वो कैश मांगता, ठीक है, यहाँ पे गॉट इट, समझ में आया ना। अब फिएट मनी का मतलब क्या होता है, फिएट मनी का जो कि ऐसा मनी जो कि इशू किया जाता है ऑन द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, द मनी विच इज इशूड ऑन द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। फिएट का मतलब है तो ऑन द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों क्या, फिएट मनी। वेरी इंपॉर्टेंट, लिखते जा रहे हैं क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है, आपको तब समझ में आएगा, ठीक है। तो आप यदि देखिएगा आपको रिवाइज करने में तुरंत समझ में आ जाए क्या क्या मतलब है। प्लास्टिक मनी का सिंपल मतलब है डेबिट कार्ड, इट रेफर्स टू डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड्स, इट रेफर्स टू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। DR का मतलब डेबिट, CR का मतलब क्रेडिट कार्ड्स, ठीक। उसके बाद डिपॉजिट मनी का मतलब क्या होता है, नहीं उससे पहले नियर मनी का मतलब समझ लीजिए। नियर मनी जो बच्चों होता है वो मनी के नियर होता है। मनी के नियर का मतलब क्या, यह भी हाईली फाइनेंशियल एसेट ही होता है, ये भी हाईली फाइनेंशियल एसेट ही होता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग चेक के बारे में बात करते हैं, जैसे हम कोई शेयर के बारे में बात करते हैं, जैसे कोई हम बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, जो हम ये सब टर्म बोल रहे हैं ना, शेयर, ठीक है, बॉन्ड, ये सब इंडियन इकोनॉमी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग डिटेल में बात करेंगे। NCERT कंप्लीट होने के बाद हम लोग ये चीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सिंस समय नहीं मिल पाता है तो हम लोग इसके ऊपर वीडियो
नहीं बना पा रहे, बट हम लोग इसके ऊपर भी पूरा बात करेंगे क्या होता है डिटेल में, शेयर बॉन्ड नहीं, पूरा इंडिया इको के बारे में ही, ठीक है, इंडियन इको के बारे में। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग वेट किए, शेयर और बॉन्ड क्या होता है बाद में बताएंगे। अभी समझ लिए यहाँ पे सिंपल मतलब क्या है कि नियर मनी का मतलब जो मनी के नियर हो, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं चेक, जैसे पर्सनल ट्रस्ट में था, जैसे चेक हो गया, जैसे बॉन्ड हो गया, जैसे गवर्नमेंट भी इशू करती है बॉन्ड, शेयर हो गया, ठीक है, तो ये सब एटसेट्रा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनी के नियर है, नियर मनी, मनी के नियर है मतलब क्या, इसको भी एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मनी। तो नियर मनी का मतलब क्या होगा, दीज आर हाईली फाइनेंशियल एसेट्स, लिख लीजिए, दीज आर बच्चों हाईली फाइनेंशियल एसेट्स, दीज आर हाईली फाइनेंशियल एसेट्स। और डिपॉजिट मनी का मतलब तो समझ रहे हैं, ऐसा मनी जो पब्लिक डिपॉजिट किया है बैंक में जाकर के, ऐसा मनी जो पब्लिक डिपॉजिट किया है बैंक में जाकर के, दैट मनी इज कॉल्ड सेकेंडरी मनी भी कहते हैं इसको, ठीक है। द मनी which is deposited by the people in the bank, money which is deposited by the people, deposited by the people, deposited by the people in the bank, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डिपॉजिट मनी। अब डिपॉजिट मनी को बच्चों हम लोग यहाँ पर हम लोग डिपॉजिट मनी को यहाँ पर हम लोग सेकेंडरी मनी ही बोलते हैं, याद रखिएगा, डिपॉजिट मनी को हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी मनी भी बोलते हैं। तो ये आपका पूरा बात कंप्लीट हो गया फॉर्म्स ऑफ मनी का, ठीक है, ये आपका पूरा जितना भी था टॉपिक कंप्लीट हो गया फॉर्म्स ऑफ मनी का। यदि आपको कहीं भी समझ में नहीं आता हो तो आप एक बार फिर से इसकी बैक करके देख सकते हैं, क्योंकि हम इसमें काफ़ी समय दे दिए फॉर्म्स ऑफ मनी में, ठीक है। होप ये आपको टोटल बात समझ में आया होगा, ठीक, लिख लीजिए इसको पहले। नाउ अब जो है हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अब जो हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मनी के ऊपर, ठीक है। अब जो हम लोग बात करेंगे बच्चों फंक्शंस ऑफ मनी के ऊपर, फंक्शंस ऑफ मनी के ऊपर। पहले फंक्शंस ऑफ मनी के पहले आप लोग समझ लीजिए, पहले उससे पहले एक चीज, इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन ऑफ मनी में बेसिकली हम आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में बताना चाह रहे हैं, जिसका नाम है ग्रीसम्स लॉ, ठीक है, जिसका नाम बच्चों क्या है, ग्रीसम लॉ। क्या था ग्रीसम लॉ, अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ये सब चीज़ आपको कहीं मिलेगा नहीं, बुक में आपका एनसीईआरटी में ये सब कहीं नहीं मिलेगा। समझ लीजिए क्या था, देखिए ऐसे शॉर्ट में आप लोग नोट दे के लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट दे के लिख लीजिएगा कि इवोल्यूशन ऑफ मनी, हेडिंग बना लीजिएगा इवोल्यूशन ऑफ मनी। अब देखिए क्या था कि जब मनी नहीं था बच्चों, व्हेन देयर इज नो मनी, जब मनी नहीं था तो हम बताया अभी बार्टर सिस्टम था। तो बार्टर सिस्टम में लोग क्या करते थे कि हैन हो गया, ठीक है, बार्टर सिस्टम में क्या करते, इसको जो जरूरत होता था वो आपका चीज आदान प्रदान होता था, ठीक है। जैसे मान लिया अभी एग्जांपल बताए थे कि ए आदमी को जरूरत था वीट और वो उसको राइस जरूरत था, तो दोनों अपने में आप में एक्सचेंज कर लिया, दैट इज बार्टर सिस्टम। तो हुआ क्या कि जब मनी नहीं था, ठीक है, व्हेन देयर इज अ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम था, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब किंग सब आए, जब राजा सब आया, ठीक है, मेडिवल टाइम में, ठीक है, मेडिवल समय मध्यकालीन स्थिति में जब समय में जब राजा सब आए, तो वो सब क्या किए, हेन हो गया, कॉ हो गया, ठीक है, हेन हो गया बच्चों, कॉ हो गया, लेदर हो गया, ठीक है, और मेटल हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज को बच्चों क्या करने लगे वो लोग, ये सब चीज को कहने लगे क्या कि यही मनी है, दिस इज मनी, ठीक है, मतलब ये मनी है और इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, एक्सचेंज करेंगे, ठीक, मतलब कोई भी सामान खरीदेंगे तो ये सब चीज देंगे, इट इज कंसीडर्ड एज मनी। तो जब इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लिए एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, मनी एक्सेप्ट कर लिए, तो बहुत सारा जो प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम का वो रिजॉल्व हो गया। तो यहां पे लिख सकते हैं कि इट रिजॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर, ठीक ठीक, यहां तक कंप्लीट। उसके बाद तो ये कब हो रहा है, यह बताया क्या कि मिडिवल टाइम में, ठीक। तो जब धीरे धीरे बच्चों किंग आए, ठीक है, किंग आए, जब धीरे धीरे किंग आया, ठीक, समझिएगा यहाँ पे कुछ आपको दिमाग नहीं लगा, 2 मिनट तक सुन लीजिए, आपको सब बात समझ में आ जाएगा। मैंने क्या कहा, जब बार्टर सिस्टम था
ठीक, व्हेन देयर इज नो मनी, तो बाद में क्या हुआ, बाद में हैंड कॉ लेदर मेटल ये सबको मनी कंसिडर किया गया और ये बहुत सारा प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी किया। फिर मैंने क्या किया, जब किंग आए तो किंग ने इंट्रोड्यूस किया, किंग इंट्रोड्यूस्ड फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी। अब आपसे सवाल करेगा कि किंग ने फुल बॉडीड मनी ही क्यों इंट्रोड्यूस किया, किंग ने यहां पर फुल बॉडीड मनी ही क्यों इंट्रोड्यूस किया। किंग ने फुल बॉडीड मनी इस वजह से इंट्रोड्यूस किया क्योंकि वह लोगों का ट्रस्ट जीतना चाहता था, ठीक है, क्योंकि वह लोगों का ट्रस्ट जीतना चाहता था। अब फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या, कि जितना रुपया उसमें लिखा रहेगा 5 है तो उसको 5 रुपया ही लगा है बनने में, ठीक, यहां तक बात ठीक। अब पीपल, चूंकि लैक ऑफ ट्रस्ट ना हो तो किंग ने इंट्रोड्यूस किया फुल बॉडीड मनी। तो धीरे धीरे बाद में क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कॉइन का जो साइज है वो स्मॉल कर दिया गया, साइज ऑफ द कॉइन वाज रिड्यूस्ड, साइज ऑफ द कॉइन वाज रिड्यूस्ड, ठीक। अब जब साइन जो है, जो साइज है कॉइन का, जब हुआ उसको कम कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब इसको बच्चों कम कर दिया गया, छोटा कर दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि पहले बड़ा कॉइन था, ठीक है, 5 लिखा रहता था, अब इसको छोटा कर दिया गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या, इकोनॉमी में अब 2 तरह का कॉइन आ गया। अब कॉइन जो है 2 तरीका का आ गया, एक जो बिग है और एक स्मॉल तो है, ये है अभी जो आया, ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि स्मॉल कॉइन जो है वो ज़्यादा सर्कुलेशन में होने लगा, मतलब इसका जो सर्कुलेशन था वह बढ़ गया और इसका जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन का मतलब क्या, इकोनॉमी में ज़्यादा चलने लगा और इसका सर्कुलेशन घट गया। तो यहाँ पर क्या, और स्मॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, बैड मनी, स्मॉल को हम लोग यहाँ क्या कह रहे हैं, बैड मनी, बैड मनी, और यहाँ पे इसको क्या कह रहे हैं, गुड मनी, गुड मनी। अब हुआ क्या, धीरे धीरे जो है, यह जो है धीरे धीरे बच्चों, यह जो कॉइन है, ठीक है, धीरे धीरे यह जो कॉइन है, अब इसका सर्कुलेशन जब बढ़ गया तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या है, एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी है, या एक तरीके का इसको टोकन मनी कह सकते हैं टोकन मनी, ठीक है, टोकन मनी। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर हुआ बच्चों, ऐसे फिर एक बार दीजिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हुआ, बैड मनी मतलब स्मॉल कॉइन, बैड मनी ड्राइव्स आउट, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। अब समझ में आया कि बैड मनी क्या किया, गुड मनी को बाहर कर दिया। इसका मतलब छोटा सिक्का जो बड़ा सिक्का को बाहर कर दिया, लोग के पास बड़ा सिक्का रखने लगा और उसके बाद करेंसी में, उसके सर्कुलेशन में कौन होने लगा, सर्कुलेशन में यह आने लगा, इसका सर्कुलेशन कम हो गया। तो इसी को हम लोग जब बोलता है ना बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रीसम्स लॉ। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीसम्स लॉ, इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीसम्स लॉ, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रीसम्स लॉ, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब और राजा थोड़ा सा ज़्यादा मतलब इंटेलेक्चुअल राजा सब आया तो धीरे धीरे क्या क्या, पीस ऑफ पेपर भी लाया, फिर जो करेंसी लाया वो आपका रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी का भी करेंसी लाया, ठीक है। तो उसके बाद का तो बात अलग है कि यहाँ पे फिर आप लिख सकते हैं कि जो फिर किंग आया, ठीक है, फिर वो आपका पेपर नोट भी लाया, पेपर नोट भी लाया। फिर उसके बाद अभी जो है ऑलमोस्ट इन द वर्ल्ड वो कौन सा हम लोग करेंसी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, ठीक है। इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी is more, use of representative full bodied money is more, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी अभी ज़्यादा इस्तेमाल में हो रहा है, जिसको हम लोग इनकन्वर्टेबल मनी भी बोलते हैं, ठीक, जिसको हम लोग अभी के मामले में, अभी के उसके बारे में इनकन्वर्टेबल मनी बोलते हैं। तो ये आपको सारा बात समझ में आ गया क्या है, ग्रिसम्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट था, इट मींस बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों ग्रिसम्स लॉ। ये पहले आप लोग इसको पूरा लिख लीजिए। अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक है, होप आप लोगों ने इसको पूरा लिख लिया होगा। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ मनी। नाउ
जब बच्चों हम लोग फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में बात करते हैं तो फंक्शन ऑफ मनी में क्या क्या बात करेंगे, तो इसको हम लोग 3 क्राइटेरिया में बांटे हैं, 3 क्लासिफिकेशन किए हैं फंक्शन का, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंटिजेंट फंक्शन। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंटिजेंट फंक्शन 4th टॉपिक है हम लोग का, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक है, ठीक, इसको हम लोग 3 क्लासिफिकेशन किए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉन्टिजेंट फंक्शन, अब देखिए प्राइमरी का मतलब क्या हुआ, प्राइमरी का मतलब बच्चों हुआ ऐसा फंक्शन जो बेसिकल फंक्शन हो, बेसिक फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन जो प्राइमरी फंक्शन से ही लिया गया हो। कंटिजेंट फंक्शन ऐसा फंक्शन, याद रखिएगा कंटिजेंट बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि इस पे लोग कम फोकस करता है। ठीक है, कंटिजेंट फंक्शन का मतलब क्या, ऐसा फंक्शन जो असिस्ट करता हो, विच असिस्ट वेरियस इकोनॉमिक एंटिटीज लाइक प्रोड्यूसर, ठीक है, कंज्यूमर, ठीक है, इस सबको जो ज्यादा असिस्ट करता हो, मतलब ज्यादा हेल्प करता हो, असिस्ट करता हो मतलब हेल्प करता हो, किसको, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, इन मेकिंग द डिसीजन ऑफ किस चीज में, तो प्रोड्यूसर करेगा प्रोडक्शन में, कंज्यूमर करेगा कंजम्पशन में। बात समझ में आया, तो इसका डिफिनेशन भी हो गया कंटीजेंट फंक्शन का। These are those functions which assist various economic entities like producer, consumer in making a decision of production and consumption। बात क्लियर है। अब एक ही स्लाइड में हम लोग पूरा बात समझ लेंगे तीनों फंक्शन को। नाउ कैटेगरी नंबर A, B, C, इसको नंबरिंग दे दिए। नाउ A में बात करते हैं हम लोग प्राइमरी फंक्शन के बारे में, प्राइमरी फंक्शन के बारे में। ठीक, इसका यदि होगा तो हम आपको PDF अटैच कर देंगे, आप लोग वहां से लिख लीजिएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम उसमें अटैच कर देंगे, तो यहाँ पे समझ लीजिए। प्राइमरी फंक्शन में जो पहला फंक्शन है उसको बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब समझिए यहाँ पे क्या है, जो की पॉइंट है वो आप लिखते जाइएगा। ठीक है, जो की पॉइंट है वो लिखते जाइए। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का बच्चों मतलब क्या होता है कि मनी का जो इस्तेमाल होने लगा एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब क्या हुआ कि जब भी आपको गुड्स खरीदना है, सर्विस खरीदना है, तो आप उसके बदला क्या दीजिए, मनी दीजिए। लेकिन बार्टर सिस्टम ऐसा था, बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदला गुड्स, ठीक है, गुड्स के बदला गुड्स। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, इससे ट्रांजेक्शन जो था बच्चों वो ईजी हो गया, ट्रांजेक्शन जो था बच्चों वो क्या हो गया, ईजी हो गया। तो ये सारा आपका मनी का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्या कि गुड्स एंड सर्विस को हम लोग ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन इजी हो गया, ये सब बात। उसके बाद क्या है, उसके बाद सेकंड आपका प्राइमरी फंक्शन में मेजर ऑफ वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, मेजर ऑफ वैल्यू। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान देना है क्या, कि कंटिजेंट फंक्शन के अलावा ये दोनों फंक्शन जब भी आप लिखेंगे तो दोनों को आपको सबसे पहले कंपेयर करना है बार्टर सिस्टम से। तो आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एक पॉइंट बढ़ जाएगा ना, एक पॉइंट आपका बढ़ जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा टेक्निक पे ध्यान दीजिए, कुछ चीज़ को कैसे आप बोनस नंबर ला सकते हैं एग्जाम में, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कि आप क्या कीजिए, पहले कंपेयर कर दिएगा, पहले क्या होता था, ठीक है, फिर अभी क्या हो रहा है, तो 2 पॉइंट आपका हो गया। पहले क्या होता था, अभी क्या हो रहा है, और 1 पॉइंट ऐड करना है तो 3 पॉइंट हो गया। किसी पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर ज़्यादा कितना क्वेश्चन करेगा आपसे, 3 मार्क्स का, उससे ज़्यादा थोड़ी ना कर सकता है। फिर मेजर ऑफ वैल्यू, तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, बार्टर सिस्टम में देयर इज नो कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। यहां पर जैसे हम गुड्स एंड सर्विस खरीदने के लिए गए तो उसको एक ही कॉमन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। और वह क्या है बच्चों, वह है क्या, जिसको बोलते हैं मनी। और मनी को किस में एक्सप्रेस करते हैं, प्राइस में। मनी को किस में एक्सप्रेस करते हैं, प्राइस में। तो यही आपको पॉइंट सब तोड़ के लिखना है। ठीक है, पहले बार्टर सिस्टम में क्या था, नो कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब क्या हुआ मनी के सिस्टम में कि हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं किसमें बच्चों, प्राइस में।
ठीक है। तो बहुत सारे उसमें लिखिएगा आप इसमें क्या कि इन एन इकोनॉमी देयर आर मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विस है। तो कोई कॉमन यूनिट, देयर इज अ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच इज कॉल्ड मनी एंड मनी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्राइस। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ अ बुक एज 20 रुपीज 20, ठीक है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइमरी फंक्शन। अब सेकेंडरी फंक्शन में जब हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग बच्चों सेकेंडरी फंक्शन में बात करेंगे, तो सेकेंडरी फंक्शन में क्या क्या बात करेंगे, यहां पे लिखते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी फंक्शन सबसे पहला जब हम लोग सेकेंडरी फंक्शन में बात करते हैं उसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अभी हम लोग बार्टर सिस्टम का जब लिमिटेशन पढ़ रहे थे तो लिमिटेशन में यही ना पढ़े थे कि यहाँ पर डेफर्ड पेमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन मनी जब आया तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो इसमें सिंपल आपको जो की पॉइंट है बच्चों वो क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला बात कि फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जब फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं तो लोन भी, ठीक है, एडवांसेस भी, ठीक है, EMI भी। तो लोग जो है यहाँ पर किसके फॉर्म में करता है, फ्यूचर पेमेंट के फॉर्म में यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, एडवांस ले सकते हैं, ठीक है। EMI पर कोई सामान खरीद सकते हैं बिकॉज वी हैव द मनी सिस्टम एंड इन द मनी सिस्टम देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर पेमेंट, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हो गया। फिर है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या है बच्चों, स्टोर ऑफ वैल्यू। अब स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि पहले मनी, पहले आपका बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि बार्टर सिस्टम में मान लीजिए कोई गुड्स रखे हैं और वह गुड्स बच्चों क्या है, पेरिसेबल गुड्स है। तो पेरिसेबल गुड्स जब रखेंगे आपको बहुत ज़्यादा लंबा दिन तक, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन मनी को हम लोग एज ए स्टोर कर सकते हैं वेल्थ के तरह। देखिए जितना हम बात बोल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, इस वजह से ध्यान से सुनिएगा कि स्टोरिंग ऑफ मनी इज इक्वल टू स्टोरिंग ऑफ वेल्थ। स्टोरिंग ऑफ मनी इज इक्वल टू द स्टोरिंग ऑफ वेल्थ। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर यह भी एक इसका फंक्शन हो गया। उसके बाद कि मनी को जो स्टोर करते हैं वो हम लोग के से ज़्यादा स्पेस नहीं मांगता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पेस मांगता है क्या, इट डज नॉट रिक्वायर मेनी स्पेस, स्पेस भी यहाँ पे कम लगता है, ठीक है। मनी को स्टोर कीजिए इज इक्वल टू वेल्थ को स्टोर कीजिए। ये सब क्या है, की पॉइंट है निमोनिक से याद करने का, ठीक। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हो गया, स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया, और फिर ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। फिर क्या है तीसरा, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब देखिए ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में दो बात को ध्यान देना है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। वन पर्सन टू अनदर एंड वन प्लेस टू अनदर। वन पर्सन टू अदर और वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस टू अदर, ठीक। अब समझना है यहां पर दो बात की है, एक पर्सन का बच्चों और एक प्लेस का। अब हमको कोई पैसा भेजाना है तो हम आराम से मनी के फॉर्म में भेज सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हैं वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी, इन द टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब मान लीजिए कि आपको जैसे दिल्ली में मान लीजिए आपको मकान लेना है, ठीक है, दिल्ली में आपको मकान लेना है। अब आप कैसे लीजिएगा, आप सोचिएगा मेरे पास तो कोलकाता में ऑलरेडी मकान है तो दिल्ली में कैसे ले, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है मतलब हम कैसे ले, यदि पैसा नहीं होता तो, यदि पैसा नहीं होता तो आप कैसे लेते, तो पहले आप इसको सेल करते, पहले आप इसको बच्चों क्या करते, सेल करते, ठीक है। जब सेल करते, जो सेल से जो आपके पास रुपया मिला तो वो रुपया आप कहाँ लगाए थे, दिल्ली में मकान लेने में। तो इट कैन आल्सो द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बात समझ में आया। जैसे यहाँ पे क्या कहने का मतलब हुआ कि जैसे यहाँ को दिल्ली में लेना था, ठीक है, और कोलकाता में था, यदि मनी नहीं रहता तब तो आप कभी नहीं ले सकते दिल्ली में, क्योंकि आप कैसे लेते, मनी का सिस्टम ही नहीं तो था। तो आप क्या किए, इसको पहले सेल किए, ध्यान से सुनिएगा, इसको पहले बेचिए, इससे जो पैसा आया, इससे जो पैसा आया आप यहाँ ले गए, पैसा को ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे फिर मकान ले लिए। बात समझ में आया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है, दैट इज क्लियर, ठीक। उसके बाद हाँ ये हो गया। उसके बाद चूंकि मेरे पास स्पेस नहीं, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक। अब हम लोग बात करें कंटिंजेंट फंक्शन के बारे में।
कंटिजेंट फंक्शन के बारे में। ठीक, ध्यान से समझते चलिए क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स जो है मिस न हो। कंटिजेंट फंक्शन में जो है बच्चों 2-3 फंक्शन आ जाते हैं। सबसे पहला है आपका मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, इसमें आपका 3-4 फंक्शन है कंटिजेंट में। पहला है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, अब यहां पे समझिएगा, ये आपका यूटिलिटी जो कंसेप्ट है ये आपको मैक्रो का कंसेप्ट है। ठीक है, ये आपको किसका कंसेप्ट है? माइक्रो का कंसेप्ट है। ठीक है, माइक्रो का कंसेप्ट है। अब यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? द यूटिलिटी मीन्स द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। इतना तो आपको पता होगा यूटिलिटी किसको बोलते हैं? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जो एक कमोडिटी मेरे वांट्स को सेटिस्फाई कर दे, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। अब यहां पे सिंपल क्या रखिए, यदि आप ये पढ़े होंगे तो तब आपको समझ में आएगा कि एक कंज्यूमर जो है उसका जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब होता है? इन दी वन कमोडिटी केस, व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड एक्स। ठीक है, व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड एक्स। इसका मतलब क्या कि यूटिलिटी को भी हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? मनी के टर्म्स में। कैसे? अब बताते हैं। जो हम मान लेते हैं कि एक चीज होता है MUM। ठीक है, MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब 1 रुपया जो हम एडिशनल खर्च कर रहे हैं उससे हमको कितना यूटिलिटी ड्राइव होगा, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। कि हाउ मच यूटिलिटी कैन बी डिराइव्ड बाय इन्वेस्टिंग या बाय कंज्यूमिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ रुपी। ठीक है, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। उसके बाद इम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट। इम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट। इम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट का मतलब क्या हो बच्चों? कि अब यहां पर यह याद रखने का तरीका क्या है? यहां पर यह कंज्यूमर से रिलेटेड था, अब यह जो है बच्चों वो प्रोड्यूसर से रिलेटेड। यह किससे रिलेटेड है? प्रोड्यूसर से। अब कोई भी प्रोड्यूसर जो है बच्चों क्या चाहता है? कोई प्रोड्यूसर चाहता है क्या? उसका बहुत सारा एम होता है। किसी का एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, किसी का एम होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, किसी का एम होता है रिस्क मिनिमाइजेशन। तो वो आपका अलग कंसेप्ट है। तो यहां पर समझिए पहले कि एक प्रोड्यूसर का मेनली एक एम होता है क्या? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो कोई भी एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो कर रहा है वो कैसे पता करेगा? वो तब पता करेगा जब उसके पास जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो वो लगाया है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो लगाया है उसको जो पैसा दिया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो पैसा लगा, ठीक है, उसको बोलेंगे फैक्टर पेमेंट। बोलेंगे ना फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट जैसे लैंड, ठीक है, लैंड है बच्चों, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है ना। अब यहां पर कब पता होगा कि मेरे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है कि नहीं? कि विद द हेल्प ऑफ मनी ही तो पता होगा। जैसे लैंड में हम कितना रेंट दिए, लेबर कितना वेज दिए, कैपिटल कितना इंटरेस्ट दिए, और तब पता चलेगा कितना मेरे पास प्रॉफिट बचा। तो यह तीनों को देने के बाद ही ना पता चलेगा कितना प्रॉफिट बचा। तो दैट इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट। तीसरा जो बच्चों इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। अब यहां पर क्या मतलब हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम का बच्चों मतलब क्या हुआ कि हम लोग नेशनल इनकम जब भी निकालते हैं किसी कंट्री का, तो सिंपली हम क्या बताते हैं कि प्रोडक्शन के बारे में, कि मेरा कितना प्रोडक्शन हुआ है ना। और प्रोडक्शन कैसे पता करेंगे? कि प्रोडक्शन तब पता करेंगे ना जब मेरा जो भी फैक्टर प्रोडक्शन है, मतलब जो भी मेरे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका जब हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे तब ना पता चलेगा कितना प्रोडक्शन हुआ। कहने का मतलब क्या कि मैंने कहा क्या कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम जो है दैट इज द कंटिजेंट फंक्शन ऑफ मनी। कैसे है ये ना कहने का मतलब है। तो
यहाँ पे जब हम प्रोडक्शन किए तो प्रोडक्शन कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के एफर्ट से। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसे हुआ? जब हम इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हुआ, मतलब जो प्रोडक्शन के तो क्या मिला? गुड्स एंड सर्विस बना। तो गुड्स एंड सर्विस फिर उसको थोड़ी ना दे देंगे, उसको हम उसके बदले, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले हम उसको मनी देंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फैक्टर पेमेंट। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट। बात समझ में आया? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे समझ में नहीं आता। यहाँ पे तो यही बता देगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम का मतलब बच्चों क्या हुआ? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम का मतलब हुआ कि नेशनल इनकम को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। नहीं, ये मतलब नहीं है। नेशनल इनकम का मतलब हुआ कि कितना प्रोडक्शन हुआ आपके कंट्री में। तो प्रोडक्शन जो हुआ, इसका मतलब गुड्स एंड सर्विस बना। तो गुड्स एंड सर्विस बना, कैसे बना? बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एंड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हुआ, उसको क्या चीज़ दिए? हम उसको पैसा दिए ना। दैट इज द फैक्टर इनकम। बात समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद जो लास्ट है उसको बोलते हैं क्रेडिट सिस्टम, बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, कि मनी के वजह से ही क्रेडिट सिस्टम भी है जिंदा। ठीक है, यह लिख लीजिएगा डी नंबर, बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, इसका मतलब क्या है? इसमें लिख लीजिएगा कि बिकॉज ऑफ मनी देयर आर द क्रेडिट सिस्टम, like check, bills of exchange etc. मतलब क्रेडिट सिस्टम भी इस वजह से ही है क्योंकि मनी है। जैसे ही मनी खत्म हो जाएगा तो बच्चों ये भी खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये था आपका टोटल फंक्शन ऑफ मनी। ठीक ना, हम लोग अभी तक क्या क्या बात कर लिए? मनी क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम का लिमिटेशन क्या है, फंक्शन क्या है, फॉर्म्स क्या है मनी का, बार्टर सिस्टम का लिमिटेशन, बार्टर सिस्टम का मतलब, मनी का मतलब, डिफिनेशन, फंक्शन, फॉर्म, इवोल्यूशन, सारा बात हम लोग कर लिए। ग्रीसम्स लॉ जो वेरी इंपॉर्टेंट बात था वो भी हम लोग यहाँ पर कर लिए। अब जो बच्चों हम लोग का लास्ट टॉपिक बचा है दैट इज द सप्लाई ऑफ मनी। और ये सप्लाई ऑफ मनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या मनी सप्लाई जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है सप्लाई ऑफ मनी, 5वां टॉपिक। हेडिंग डाल लीजिए सप्लाई ऑफ मनी। नाउ सप्लाई ऑफ मनी, या इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, और मनी सप्लाई, और मनी सप्लाई। यहाँ पे देखिए क्या है। ठीक, पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी, इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, held by the public at a point of time is called money supply। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या बताता है? स्टॉक ऑफ मनी बताता है कि आपके पास कितना मनी का स्टॉक है एक पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, पब्लिक के पास कितना स्टॉक ऑफ मनी है एक पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर कुछ वर्ड को यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना, जैसे स्टॉक ऑफ मनी को अंडरलाइन कीजिए, सेकंड पब्लिक को अंडरलाइन कीजिए, थर्ड पॉइंट ऑफ टाइम को अंडरलाइन कीजिए। जो मैंने बोला वो अंडरलाइन कर लिए। ठीक, नाउ नेक्स्ट, अब फ्रॉम दिस डिफिनेशन वी हैव कंक्लूडेड 2 थिंग्स। पहला बात, यहाँ पर हम लोग कंक्लूड क्या किए बच्चों कि मनी जो है एक स्टॉक कंसेप्ट है। मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट। मनी क्या है बच्चों? एक स्टॉक कंसेप्ट है। स्टॉक कंसेप्ट का मतलब क्या कि जिसको हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में नापे, जैसे कि 1 जनवरी 2020 को कितना मनी सप्लाई है। ठीक है, स्टॉक कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि विच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कहने का मतलब क्या? एग्जाम्पल कि 1 जनवरी 2020 को कितना है मनी सप्लाई, दैट इज मनी सप्लाई। ठीक, उसको बोलते हैं।
उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक। सेकेंड पॉइंट क्या कि यहाँ पर जो बच्चों पब्लिक जो वर्ड है, द वर्ड पब्लिक, इसमें हम लोग क्या बात करते हैं, इसमें इट इंक्लूड्स, इसमें लिखिए पब्लिक, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या चीज़ इंक्लूड होता है, हम पहले यहाँ पे इंक्लूड लिखा रहे हैं, इट इंक्लूड ऑल इकोनॉमिक एंटिटीज़, ऑल इकोनॉमिक एंटिटीज़ मतलब सारा एंटिटी इसमें इन्वॉल्व, जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल हो गया बच्चों, जैसे बिजनेस फॉर्म्स हो गए, ठीक है, ये सब सारा इंक्लूडेड रहता है। जैसे यहाँ पे इट इंक्लूड्स ऑल इकोनॉमिक एंटिटीज़ लाइक प्राइवेट इंडिविजुअल का पैसा, प्राइवेट इंडिविजुअल का पैसा, ठीक है, कॉमा बिजनेस फॉर्म का पैसा, ठीक है, ये सारा इसमें इंक्लूड रहता है। लेकिन इसमें एक्सक्लूड क्या होता है इस पब्लिक वर्ड में, इस पब्लिक वर्ड में बच्चों एक्सक्लूड क्या होगा, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एक बार क्वेश्चन भी बीपीएससी में आया था कि एक्सक्लूड क्या होता है। तो एक्सक्लूड जो है पब्लिक में, ठीक है, हम लोग इसमें एक्सक्लूड करते हैं सेंट्रल बैंक को, सेंट्रल बैंक के पास जो पैसा है, उसके बाद क्या, कॉमर्शियल बैंक के पास जो पैसा है, और क्या, गवर्नमेंट को भी यहाँ पे एक्सक्लूड करते हैं, और क्या, गवर्नमेंट को भी यहाँ एक्सक्लूड करते हैं। ये तीनों का पैसा को हम लोग हटा करके बात करते हैं, दैट इज मनी सप्लाई। ये है ब्रॉड डिफिनेशन ऑफ मनी, और इसी तरह से पढ़ना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रट करके समझना, दैट इज नॉट वर्थ इट, ठीक है। वो आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पास करा सकता है, कंपटीशन या आप उसमें आप महारत हासिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी होता है कि आप किसी को समझा सकें, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मनी सप्लाई। ये पूरा डिफिनेशन आपका क्लियर हो गया, ठीक। अब मनी सप्लाई का बच्चों यदि हम लोग कंपोनेंट देखें तो वो होता है करेंसी और होता है आपका डिपॉजिट मनी, करेंसी और डिपॉजिट मनी, ठीक। मनी सप्लाई ये हो गया डिफिनेशन कंप्लीट। इसमें हम लोग बात क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले डिफिनेशन बात कर लिए, उसके बाद कंपोनेंट्स बात करेंगे, मनी सप्लाई का कंपोनेंट क्या है, ठीक है। और एक चीज़ और क्या बात करेंगे, मेजरमेंट बात करेंगे, मेजर्स, और एक बात करेंगे, चौथा जो बात करेंगे वो बात करेंगे हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी के बारे में। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब कंपोनेंट में कुछ थोड़ी ना है, जैसे आपसे पूछ देगा कि कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई क्या क्या है, तो मनी सप्लाई का दो कंपोनेंट है, एक है करेंसी और एक है डिपॉजिट मनी, एक है डिपॉजिट मनी। तो करेंसी का मतलब क्या हो गया, करेंसी में आपका कॉइन्स भी आ गया, नोट भी आ गया, इट इंक्लूड्स कॉइन्स प्लस नोट्स। और डिपॉजिट मनी का मतलब क्या हो गया, इट इज़ दी सेकेंडरी मनी, जो आपको बताया है, सेकेंडरी मनी, मनी विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक, विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक इन द बैंक, विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक इन द बैंक। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग डिपॉजिट मनी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डिपॉजिट मनी, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद ठीक, अब यहाँ पे कॉइन्स है, नोट्स है, ये आपका बच्चों क्या कंपोनेंट हो गया, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान क्या देना है, जितना भी बच्चों कॉइन्स है और जितना 1 रुपया का नोट है, याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखने का बात क्या है कि जितना भी कॉइन्स है प्लस 1 रुपी नोट, 1 रुपी का नोट है, यह जो छापा जाता है, यह जो प्रिंट किया जाता है, यह जो प्रिंट किया जाता है, प्रिंट बाय किसके द्वारा प्रिंट किया जाता है, यह प्रिंट किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्रिंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा प्रिंट किया जाता है। और जितना बाकी पैसा बचा वो किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा, ठीक है, यहाँ तक ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। अब उसके बाद हम लोग बात क्या करेंगे, मेजरमेंट, यह बात करेंगे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। पहले आप लोग इसको उतार लीजिए, ठीक। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई हम लोग बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी जगह नहीं है, इसको पहले इरेज करना पड़ेगा। नो हेडिंग डाल दीजिए मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया।
मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। ठीक है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। अब मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। अब यहाँ पर कैसे हम लोग यहाँ पर इसको मनी सप्लाई को मेज़र करते हैं, तो यहाँ पर 4 तरीका है। ठीक है, कितना है? 4 तरीका, M1, M2, M3 और बच्चों क्या है, M4। ठीक है, पहले हम लिख देते हैं, फिर आपको 1 बाय 1 बताते हैं। इसको बोलते हैं C प्लस DD प्लस OD। हियर C स्टैंड फॉर करेंसी, DD डिमांड डिपॉजिट। DD का मतलब क्या होता है बच्चों? डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक, जो पब्लिक का डिमांड डिपॉजिट करता है विथ बैंक्स के साथ, कमर्शियल बैंक के साथ। और OD का मतलब क्या? अदर डिपॉजिट विथ RBI, अदर डिपॉजिट विथ RBI। अब समझिए इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या कंपोनेंट आया। पहला तो आया करेंसी। ठीक है, करेंसी में कॉइन भी आ गया, नोट भी आ गया। करेंसी में बच्चों कॉइन भी आ गया और नोट भी आ गया, क्योंकि अभी तुरंत आपको बताया कि इसमें कॉइन भी आता है और इसमें नोट भी आता है। ठीक, उसके बाद DD का मतलब क्या? डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या? ऐसा डिपॉजिट विच इज विड्रॉल ऑन डिमांड। OD अदर डिपॉजिट ऑफ RBI, अलग अलग इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, जो डिपॉजिट हम लोग RBI में रखते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? RBI, AOD। ठीक, अब M1, अब इससे जो बड़ा होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें M1 तो इंक्लूड होता है, उसके बाद इसमें क्या होता है? उसके बाद जो बच्चों इसमें होता है उसको हम लोग बोलते हैं SD। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? SD, सेविंग डिपॉजिट। इसमें लिख लीजिए, SD का मतलब क्या हुआ? सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अब यहाँ पे थोड़ा बात समझ लीजिए, कि हम लोग क्या होता है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस बैंक। देखिए, पोस्ट ऑफिस बैंक में जब हम लोग बात करते हैं तो यह सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लीड किया जाता है। मतलब इसका जो मालिक होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है। और यहाँ पर आपको किसी भी तरह का करेंट अकाउंट का खाता नहीं दिखता है। उसके बाद क्या कि यहाँ पर यह लोन भी नहीं देता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस जो है बच्चों, यहाँ पर यह आपको लोन भी नहीं देगा। उसके बाद यहाँ पे किस तरह का और खाता रहता है? यहाँ पे बच्चों जो खाता रहता है वो सेविंग खाता रहेगा, FD रहेगा, RD रहेगा, मतलब फिक्स डिपॉजिट। अब हम लोग जब बैंक बात करेंगे तो बात करेंगे उस समय, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेविंग रहेगा, FD रहेगा और रेकरिंग डिपॉजिट रहेगा। ठीक है, करेंट अकाउंट नहीं होता है, लोन भी यह नहीं देता है। ठीक है, तो यह अब बोलिएगा कि पोस्ट ऑफिस बैंक तब आया क्यों? पोस्ट ऑफिस बैंक का जो मेन पर्पस था वो था फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका एम ही था, ऑब्जेक्टिव ही था कि प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। तो पोस्ट ऑफिस का एम क्या था? इसका एम था, जो हम बात बता रहे हैं वो लिखते भी जाइए, ये दिख रहा है ना, वो थोड़ा सा वहां पे क्रॉस हो रहा है। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पर पोस्ट ऑफिस बैंक, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका हेड है। करेंट अकाउंट नहीं होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट, FD और RD रिकरिंग डिपॉजिट। लोन यह नहीं देता है। इसका एम तब क्या था? यह एम था इसका बच्चों फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका एम था बच्चों फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब तो समझ में आता होगा कि प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू द वल्नरेबल पीपल, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू वल्नरेबल पीपल। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं हम लोग क्या? ठीक है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस बैंक। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेविंग डिपॉजिट के बारे में बात हो रहा है पोस्ट ऑफिस का। ठीक, उसका M3 में M1 तो आएगा, लेकिन उसके साथ और क्या आएगा?
M1 के साथ साथ आएगा टाइम डिपॉजिट, उसके साथ क्या आएगा बच्चों, टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के साथ जो टाइम डिपॉजिट होता है, अब टाइम डिपॉजिट बच्चों किस में होता है, तो वो हम लोग कल बात करेंगे जब हम लोग बैंक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे TD टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट जो मेनली होता है ना, वो आपका रेकरिंग खाता और FD खाता में होता है, टाइम डिपॉजिट विथ कॉमर्शियल बैंक। तो ये हो गया आपका M1 प्लस SD सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस बैंक, SD हुआ फिर TD हुआ, ऐसे याद रखिएगा। और फिर यहाँ पे M3 आएगा और प्लस TDP टोटल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, विथ पोस्ट ऑफिस, विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग किसान विकास पत्र या किसान विकास पत्र या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर क्या मतलब हुआ ये भी समझिए। जब हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जब हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एक्सक्लूड क्यों किए, यह चीज़ एक्सक्लूड बच्चों हम लोग इस वजह से करते हैं, यह एक्सक्लूड बच्चों हम लोग इस वजह से करते हैं क्योंकि जो हम लोग, इसका मतलब क्या, ये क्या, ये सब बॉन्ड है, ये सब क्या है बच्चों, बॉन्ड है। और ये बॉन्ड जो है जो पोस्ट ऑफिस रिलीज करती है, ठीक है, दीज आर द बॉन्ड्स इश्यूज बाय द पोस्ट ऑफिस टू द पब्लिक। इसको हम लोग इस वजह से इंक्लूड नहीं करते हैं बिकॉज ये FD खाता में ऑलरेडी इंक्लूड रहता है। याद रखिएगा कि इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, लिख लीजिए नहीं तो साइड में, ऑलरेडी इंक्लूडेड इन FD अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ऑलरेडी इंक्लूड रहता है। तो फिर दोबारा क्यों इंक्लूड करेंगे, इस वजह से यहाँ पे लिखे हैं कि आई एम एक्सक्लूडिंग। ये चीज़ आपको नहीं बताया जाएगा यूट्यूब में, मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ कि मैंने यहाँ क्या कहा कि चूंकि वह FD खाता में इंक्लूड रहता है, इस वजह से हम लोग इसको एक्सक्लूड करते हैं, KVP को, जो कि क्या है, ठीक है, क्या है, जो कि यह गवर्नमेंट बॉन्ड है, यह क्या है, ये सब दीज आर द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सॉरी दीज आर द गवर्नमेंट सिक्योरिटी issued by the post office, issued by the post office to the people, to the people या पब्लिक। बात समझ में आया, इसको बोलते हैं हम लोग M4। अब आपसे यदि पूछ देगा कि यहाँ पर, ठीक है, तो यह आपका बेसिक जो है आपका क्लियर हो गया कि किसको हम लोग क्या कहते हैं। अब यदि आपसे कोई पूछ देगा कि ब्रॉड मनी कौन है, तो यदि देखा जाए तो ब्रॉड मनी ये है M4, ठीक है, ब्रॉड मनी कौन है, M4। लेकिन हम लोग चूंकि कॉमर्स यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ब्रॉड मनी कौन है, M4, ब्रॉड मनी कौन है, M4। लेकिन कभी कभी कोई बुक में आपको M3 भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है, कोई कोई बुक में आपको M3 भी लिखा हुआ रहता है, तो उस पर आप नहीं जाइए। यहाँ पर जो ओरिजिनल में जो ब्रॉड मनी है वह कौन है, ये होगा ब्रॉड मनी, ये है। बहुत सारे बुक में ब्रॉड मनी ये लिखा रहता है, लेकिन ये ब्रॉड मनी क्या है, गलत है, ठीक है, ये क्या है, गलत है। और नैरो मनी कौन है बच्चों, नैरो मनी यही है, M1। नैरो मनी कौन है, M1, ठीक। नैरो मनी कौन है बच्चों, M1। नैरो मनी इस वजह से क्योंकि दे आर द 100% लिक्विड। यहाँ पे क्या है, ये 100% लिक्विड है, ठीक। तो ये आपका कंसेप्ट था क्या चीज से रिलेटेड, मनी सप्लाई से रिलेटेड। अब हम लोग का जो एक लास्ट पार्ट बच गया जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, हाई पावर्ड मनी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी। तो वो हम लोग अब यहाँ पे बात करेंगे। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक। तो आपसे यदि कोई पूछ देगा कि नैरो मनी कौन है, तो M1, और ब्रॉड मनी कौन है, M3 या M4। यदि ऑप्शन में M3 रहा तो M3 भी दे सकते हैं, ठीक है, M3, ठीक है, ब्रॉड मनी M3 होगा।
इसके पीछे भी लॉजिक है, लेकिन आपको ये थोड़ा जानने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये फिर ज़्यादा डीप हो जाएगा, ठीक है, और लेक्चर भी हम लोग का ज़्यादा लेंदी हो जाएगा फिर। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं हाई पावर्ड मनी के बारे में। नाउ हाई पावर्ड मनी का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है, हाई पावर्ड मनी का मतलब क्या है, ऐसा मनी जिसके पास एक पावर हो मल्टीपल एक्सपेंशन करने का, इट इज द मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई, यही ना मतलब हुआ, मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई। चलिए, बस हम लोग का 5 मिनट का टॉपिक है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी, इसका सबसे पहले डिफिनेशन लिख लीजिए। इट इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी, इट इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी ब्रैकेट में ऑल द करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, ऑल द करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड द बैंक, एंड द बैंक मतलब टोटल स्टॉक ऑफ मनी जो पब्लिक के पास है और जो बैंक के पास है, ठीक है, उसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। अब हाई पावर्ड मनी को बच्चों हम लोग रिजर्व मनी बोलते हैं, प्राइमरी मनी बोलते हैं, और ठीक है, और हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, ठीक है। हम लोग क्या बोले, इसको रिजर्व मनी बोले, ठीक है, उसके बाद क्या बोले, इसको प्राइमरी मनी बोले, और इसको हाई पावर्ड मनी को हम लोग हाई पावर्ड भी बोले, ठीक है। तो क्यों बोले हाई पावर्ड, तो इस वजह से बोले, इसमें लिख लीजिएगा, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई, इट रिफ्लेक्ट्स द मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई। प्राइमरी मनी क्यों बोले, क्योंकि इसमें क्या है, करेंसी इंक्लूड होता है मेनली। प्राइमरी मनी क्यों बोले, क्योंकि इसमें इट इंक्लूड्स ओनली करेंसी, इट इंक्लूड्स ओनली करेंसी। उसके बाद हम लोग रिजर्व मनी इसको क्यों बोले, रिजर्व इस वजह से बोले क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत सा कमर्शियल बैंक है जो पैसा किसको रिजर्व करने के लिए देता है, आरबीआई को देता है, जो हम लोग बात करेंगे, जिसको बोलते हैं सीआरआर। जैसे सीआरआर है ना 3%, तो सीआरआर का मतलब क्या हुआ, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, जो कि कमर्शियल बैंक देता है, कमर्शियल बैंक देता है किसको, सेंट्रल बैंक को रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग हाई पावर्ड मनी। अब हाई पावर्ड मनी को हम लोग रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एमओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एमओ का फॉर्मूला क्या हो गया, सी प्लस आर प्लस ओडी, सी प्लस आर प्लस ओडी। सी का तो मतलब समझ गए करेंसी हो गया, आर का मतलब भी समझ गए क्या कहता है, आर का मतलब क्या हुआ, सी आर आर। सी का मतलब क्या हो गया, करेंसी हो गया। आर का मतलब क्या हो गया, जो कमर्शियल बैंक, रिजर्व मनी, रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक विथ आरबीआई, कमर्शियल बैंक विथ आरबीआई के साथ जो है, और अदर डिपॉजिट, ठीक है। और ओडी का मतलब क्या हो गया बच्चों, अदर डिपॉजिट। ओडी का मतलब क्या हो गया, अदर डिपॉजिट। यहाँ पर जा करके हम लोगों का बच्चों जो चैप्टर है अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जा करके हम लोग का बच्चों चैप्टर जो है एंड होता है, ठीक है। ये आप लोग पहले यहाँ पे इसको लिख लीजिए पूरा कंप्लीट। यहाँ पर जाकर के हम लोग का बच्चों चैप्टर एंड होता है। हम लोग हर एक चीज़ को बारीकी समझे। इसका डिफिनेशन लिख लिए, रिजर्व मनी क्यों बोलते हैं, प्राइमरी मनी क्यों बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग यहाँ पे टोटल बात समझ लिए। इसके अलावा आपको बोर्ड में, यूपीएससी में, इससे अलावा आपको कोई भी मनी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग मनी को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ लिए, ठीक है। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, फॉलो भी कीजिए, और शेयर भी करना ना भूलें, ताकि मेरे को हम लोगों को एक इंस्टिगेशन मिले, ठीक है, ताकि हम और बढ़िया से बढ़िया वीडियो बना सके। दैट्स ऑल, थैंक यू।